नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दोपहर 12:20 के आसपास अनुपूरक बजट पेश करेंगे। अनुमान है कि सरकार करीब 30,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर सकती है, जो राज्य की विकास गतिविधियों को नई रफ्तार प्रदान करेगा। इस अनुपूरक बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे और अन्य सड़क परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है। और सदन में आज अनुपूरक बजट के अलावा वंदे मातरम पर भी विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही सरकार 8 विधेयकों को सदन के पटल पर रखकर उन्हें पारित कराने की दिशा में कदम उठा सकती है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी की भी विशेष तैयारी है। सपा कफ सिरप को लेकर प्रदर्शन की तैयारी में है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें तो आज ये बजट पेश हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि सदन में आज अनुपूरक बजट के अलावा वंदे मातरम पर भी विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही सरकार 8 विधेयकों को सदन के पटल पर रखकर उन्हें पारित करने की दिशा में कदम उठा सकती है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी की भी विशेष तैयारी है। सपा कफ सिरप को लेकर प्रदर्शन की तैयारी में जुटी हुई है। तो आज सत्र हंगामेदार होने के भी आसार जताए जा रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि सरकार करीब 30,000 करोड़ का अनुपूरक बजट आज पेश कर सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यूपी विधानसभा सत्र में आज अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि 30,000 करोड़ का ये बजट रहने वाला है। योगी सरकार ने बजट को लेकर तमाम तैयारियां कर ली हैं। वहीं अनुपूरक बजट के अलावा वंदे मातरम पर भी आज चर्चा होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। तो वंदे मातरम पर भी आज सत्र के दौरान चर्चा होने की उम्मीद। सपा ने भी प्रदर्शन की तैयारी कर ली है और योगी सरकार आज 30,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए पवन गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद साहिल जी। पवन जी, 30,000 करोड़ का अनुपूरक बजट आज सदन के पटल पर रखा जा सकता है। योगी सरकार ने तमाम तैयारियां यहां पर कर ली हैं। कैसे देख रहे हैं सबसे पहले तो आप इस बजट को? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक बधाई कि 17,865 करोड़ से बजट बढ़कर 25 से 30,000 करोड़ जैसा आपने कहा, ये अनुमान है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पेंशन के लिए हो, जमीन के लिए हो, किसान के लिए हो, सिंचाई के लिए हो, विकलांग के लिए हो, महिला के लिए हो, मकान के लिए हो, अब ये सुविधाएं और बढ़ने वाली है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में लोगों को घर भी चाहिए, अच्छी सड़कें भी चाहिए, मेट्रोस भी चाहिए, जन सुविधाएं भी चाहिए। तो सरकार का बजट बहुत हित में, जनता के हित में आने वाला है। बिल्कुल। और पवन जी, अगर बात की जाए, क्योंकि आज एक तरफ अनुपूरक बजट पेश होगा, दूसरी तरफ जिस तरीके से हमने देखा कि जब दिल्ली में जो विधानसभा का सत्र चल रहा था, जिस तरीके से जो तमाम सत्र की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली, तो वहाँ पर भी वंदे मातरम को लेकर चर्चा की गई। और अब यूपी विधानसभा का जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें भी वंदे मातरम को लेकर चर्चा की अनुमान जताया जा रहा है कि आज वंदे मातरम पर भी चर्चा होने की उम्मीद है इसमें। हाँ, 100% साहिल जी, आप देखिएगा कि 150 साल जिस तरीके से पूरे हुए वंदे मातरम गीत पे, भारत का गीत है, भारत के तिरंगे की शान, आन शान बान को बढ़ाता है, तो क्यों ना चर्चा। और मुझे तो लगता है कि इसके अंदर विपक्ष को भी खुश होना चाहिए। तो विपक्ष जिस तरह की भूमिका निभाएगा वो बात की बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी सरकार का सीधा सीधा मैसेज है कि गरीब, अमीर, किसान, उद्योग सबको एक साथ लेकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत को मजबूत करना है। बिल्कुल। और जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा में और राज्यसभा में जब वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई तो काफ़ी हंगामेदार सत्र रहा। आज भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से पुरजोर तैयारी रहेगी, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने का काम करती है और यही वजह है कि वंदे मातरम पर चर्चा करने की बात हो रही है। देखिए, मुद्दे से अगर भटकाते तो भारतीय जनता पार्टी डबल सरकार ना बनाती। यही उत्तर प्रदेश के अंदर कहा जाता था कि अगर योगी जी नोएडा आ जाएंगे तो क्या बोलते हैं, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। हम इस तरह की अटकलों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमारा काम है
गरीब को, किसान को पीएम किसान निधि योजना से, पीएम आवास योजना से, शहरी विकास योजना से उनको घर देना, उनको अच्छी सुविधाएं देना। उनको आप अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से उत्तर प्रदेश की जनता बहुत खुश है। रही बात विपक्ष की, अगर अपनी विधानसभाओं के अंदर, अपनी लोकसभा सीटों के अंदर अगर वह काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वहां जनता को डिलीवर करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी पे जितने भी आरोप लगा रहे हैं, अभी आपने कहा वंदे मातरम गीत पे विपक्ष कर रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी इन्हीं उपेक्षाओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी बार बार हर राज्य में 2024 के बाद ऐसे राज्यों में भी सरकार बनाई है जहाँ 27 साल से हम विपक्ष में थे। जी साहिल जी, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं 8 विधेयकों को सदन के पटल पर रखकर उन्हें पारित कराने की भी दिशा में आज सरकार जो है वो कदम उठाती हुई नजर आएगी। यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सदन की कार्रवाई आज की मानी जा सकती है। और दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो विशेष तैयारी यहाँ पर की हुई है समाजवादी पार्टी ने, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और साथ ही साथ कफ सिरप को लेकर जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माहौल गरमाया हुआ था, उसको लेकर आज सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी में समाजवादी पार्टी होगी आज। जी, समाजवादी पार्टी अगर अपनी समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से घेर ले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सबके गले खराब हो गए, काम करते नहीं है, इसी कमरों से बाहर नहीं आते हैं। विधायक क्या कर रहे हैं, उनके पास कोई डाटा नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके क्या कर रहे हैं, उनके पास कोई डाटा नहीं है। 17 में से एक मेयर नहीं है। तो कफ सिरप की उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जाहिर सी बात है, जब बीमार होंगे तो कफ सिरप ही लेके घूमेंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, कफ सिरप की राजनीति नहीं करती है। अब इससे एक चीज तो क्लियर हो गई है साहिल जी। अभी आपने कहा कि विपक्ष कह रहा है कि मुद्दों को भटकाने की बात करते हैं। अब उनसे कोई पूछने वाला हो, ये क्या कफ सिरप उत्तर प्रदेश की इस सदस्य समिति के अंदर जिस तरीके से आज सदन के अंदर बैठक होगी, उसके अंदर कफ सिरप की जरूरत है या सड़क? आप आओ सड़क पे बात करो, नहीं करेंगे। आप स्कूल पे बात करो, आप कॉलेज पे बात करो, आप गैस सिलेंडर पे बात करो, आप मकान पे बात करो, आप मेट्रो पे बात करो, आप व्यापार पे बात करो। एक बात और साहिल जी, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता दूं, बड़े बड़े उद्योगपतियों से या बड़े बड़े उद्योगों से, इंडस्ट्री से बात हो रही है जिसके अंदर उन्हें सब्सिडी दी जाएगी, जिस वजह से फायदा ये होगा, उत्तर प्रदेश की जनता को रॉ मटेरियल के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार का राजस्व बढ़ेगा। इस राजस्व बढ़ने से फायदा ये होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को और विकास के काम मिलेंगे। जी चलिए पवन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो विधानसभा में आज सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट पेश करने की पूरी तैयारी है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग 30,000 करोड़ का ये अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी। इसके अलावा और भी 8 विधेयक हैं। आपको बता दें, इन विधेयकों को सदन के पटल पर रखकर उन्हें पारित कराने की दिशा में भी सरकार आज कदम उठा सकती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो इन सब के बीच समाजवादी पार्टी की भी विशेष तैयारी है। सपा कफ सिरप को लेकर प्रदर्शन की तैयारी में है और आज का सत्र हंगामेदार होने की पूरी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत जी राम जी विधेयक कानून बन गया है। राष्ट्रपति ने वीबी जी राम जी बिल को मंजूरी दे दी है। तो मनरेगा कानून की जगह ये कानून लेगा। अब 125 दिन के काम की गारंटी दी जाएगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही ये बिल कानून बन गया है। इससे पहले ये बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका था। नए कानून के तहत अब ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्त वर्ष 125 दिन का वैधानिक मजदूरी रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, जो पहले 100 दिन का था। तो सरकार इस बिल को अगले साल से 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी में है। ये प्रस्तावित कानून 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा। इस बिल के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों तक बढ़ गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक ये बिल मनरेगा की जगह लेगा और इसे विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप तैयार किया गया है। तो सरकार का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में आय सुरक्षा को मजबूत करने के साथ टिकाऊ और उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, ताकि समाज सेवी और संतुलित विकास को बढ़ावा मिल सके। जी राम जी कानून अब लेगा। अब 125 दिन के काम की गारंटी यहाँ पर दी जाएगी। तो बता दें कि राष्ट्रपति ने इसे पारित कर दिया है और इसके बाद अब ये कानून बन गया है। तो जी राम जी बिल दोनों ही सदनों से पास हो गया था, जिसके बाद ये राष्ट्रपति के पास गया और अब ये कानून बन गया है। तो विकसित भारत जी राम जी विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है। तो राष्ट्रपति ने वीबी जी राम जी बिल को मंजूरी दे दी और ये अब मनरेगा कानून की जगह लेगा। 125 दिन के काम की गारंटी यहाँ पर दी जाएगी।
तो बता दें कि इससे पहले 100 दिनों के काम की गारंटी थी, उसे बढ़ाकर अब 125 कर दिया गया है। तो अब इस कानून के तहत 125 दिन के काम की गारंटी यहाँ पर दी जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में तृणमूल कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ एक जरूरी बैठक करेगी। तृणमूल कांग्रेस के एक सीनियर नेता के मुताबिक मुख्यमंत्री कोलकाता और आसपास के जिलों के चुने हुए बीएलओ के साथ बैठक करेंगी। कोलकाता के 11 विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा और हुगली जिलों के चुने हुए निर्वाचन क्षेत्रों के बीएलओ को इस बैठक के लिए बुलाया गया है। इस बैठक में मुख्य चर्चा पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में एसआईआर एक्सरसाइज से पैदा हुई स्थिति पर होगी। तो एसआईआर के पहले फेज में वोटर्स लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश होने के बाद पूरे राज्य में लगभग 58.5 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। प्रतिशत के हिसाब से कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों में लिस्ट से सबसे ज़्यादा वोटरों के नाम हटाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इस लिस्ट में मुख्यमंत्री का अपना चुनाव क्षेत्र भवानीपुर भी शामिल है। हालांकि ममता बनर्जी ने पिछले हफ्ते भवानीपुर के बीएलओ के साथ अपने कालीघाट घर पर बैठक की थी और उस समय उन्होंने इशारा किया था कि बीएलओ के साथ बड़े लेवल पर आगे भी बातचीत की जाएगी। तो टीएमसी समेत विपक्षी दल एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। और बता दें कि सीएम ममता बनर्जी भी आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग करने वाली हैं। बूथ लेवल एजेंट्स के साथ ममता बनर्जी ये मीटिंग करेंगी। तो टीएमसी समेत विपक्षी दल लगातार एसआईआर का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति गठबंधन के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए इसे जन केंद्रित विकास की नीति पर जनता के भरोसे का प्रमाण बताया। एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में बीजेपी और महायुति को मिला समर्थन इस बात को दर्शाता है कि महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने राज्य की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार हर नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करती रहेगी। साथ ही उन्होंने ज़मीनी स्तर पर पार्टी और गठबंधन कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम की सराहना की। बता दें कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को बम्पर जीत हासिल हुई है। 288 सीटों के रिजल्ट में महायुति को 207 सीटों पर जीत मिली। रविवार रात तक स्टेट इलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए। गठबंधन में बीजेपी 117 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 53 सीटें, एनसीपी अजीत को 37 सीटें मिली। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन 44 सीटों तक सीमित रहा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि महायुति की आंधी में महाविकास अघाड़ी साफ हो गया था। पीएम मोदी ने जनता को धन्यवाद दिया है और उन्होंने जनता का आभार जताया है कि जिस तरीके की स्थिति रही है उसमें जनता ने ये साबित कर दिया कि जनता भी विकास को बढ़ा। वहीं कश्मीर घाटी में 40 दिन के चिल्लई कला की शुरुआत रविवार से हो गई। पहले ही दिन गुलमर्ग, सोनमर्ग में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे बर्फबारी जारी रह सकती है। कश्मीर को जोड़ने वाले 2 रास्ते मुगल रोड और सिंथन टॉप रोड बर्फबारी के कारण बंद किए गए हैं। श्रीनगर में खराब मौसम के कारण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट रद्द की गई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बर्फीली हवाएं मैदानी राज्यों तक पहुंच रही हैं। इसके चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। मध्य प्रदेश के 16, यूपी के 40, राजस्थान के 10, बिहार के 24, हरियाणा के 12 और उत्तराखंड के 6 जिले कोहरे की चपेट में है। यूपी और झारखंड में सर्दी के कारण 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और मनाली की घाटियों पर बर्फबारी से तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। शिंकुला, जांस्कर घाटी और रोहतांग दर्रे पर बर्फ का नज़ारा देखने लोग पहुंच भी रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर श्रीनगर, गुलमर्ग, लद्दाख, मुगल रोड, किश्तवाड़, मनाली की तस्वीरें आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारी बर्फबारी पर हुई है। लोग भी दूर दूर से बर्फ़ का आनंद उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। मनाली, मुगल रोड, लद्दाख, श्रीनगर, किश्तवाड़, गुलमर्ग की तस्वीरें। कई जगहों पर सड़कें भी बंद हो गई हैं जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। उधर दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सरकारी विभागों से सवाल किया कि ग्रैप 4 लागू होने के बाद भी प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है। सभी 4 चरण लागू किए जाने के बावजूद हालातों में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा है। आज दिल्ली में कई जगह AQI 370 से ऊपर रहा। कमीशन
ने कहा है कि सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय और जवाबदेही की कमी के चलते ग्रैब के प्रावधान जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पा रहे हैं। केंद्र सरकार, एमसीडी, डीडीए और दिल्ली पुलिस जैसे निकायों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद गुरुग्राम में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू कर दिया गया। बढ़ते प्रदूषण ने स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है और दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार खराब हो रहा है। वहीं इंडोनेशिया में बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि आधी रात के ठीक बाद इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में एक पैसेंजर बस हादसे का शिकार हो गई। अब तक आई जानकारी के मुताबिक हादसे में करीब 16 लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 34 लोगों को ले जा रही बस टोल रोड पर कंट्रोल खो बैठी और एक कंक्रीट बैरियर से टकराकर पलट गई। यह इंटर प्रोविंस बस राजधानी जकार्ता से देश के पुराने शाही शहर योग्याकर्ता जा रही थी। सेंट्रल जावा के सोमारंग शहर में क्राप्याक टोलवे पर एक घुमावदार एग्जिट रैंप में घुसते वक्त बस पलट गई। उन्होंने बताया कि तेज टक्कर से कई यात्री बाहर गिर गए और बस की बॉडी में फंस गए। पुलिस और बचाव दल दुर्घटना के करीब 40 मिनट बाद मौके पर पहुंचे। मौके पर ही 6 यात्रियों के शव बरामद किए गए। अस्पताल ले जाते समय या इलाज के दौरान 10 और लोगों की मौत की खबर है। उधर जम्मू में बड़ा हादसा हुआ है। जम्मू में पिकनिक से लौट रही छात्रों से भरी बस पलट गई। इस हादसे में 35 से ज़्यादा छात्र घायल हो गए। ये घटना देर शाम जम्मू के बिश्नाह क्षेत्र में रतनाल के पास रिंग रोड पर हुई। अधिकारियों के मुताबिक सभी घायल छात्रों की हालत अभी स्थिर है। जानकारी के मुताबिक ये स्कूली बस प्रागवाल सीमावर्ती इलाके के एक स्कूल की थी। इसमें कुल 40 और 10 शिक्षक सवार थे। वो सांबा में दिन भर की पिकनिक मनाकर वापस लौट रहे थे, तभी बस डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद चालक का नियंत्रण बस से हट गया और बस पलट गई। अधिकारियों ने बताया कि सभी घायल छात्रों की हालत स्थिर है। वहीं जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी साजिश सामने आई है। यहां से पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई है, जिसके बाद बीएसएफ ने मामले को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में आशंका है कि इस रकम का इस्तेमाल गैरकानूनी और देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाना था। फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि करेंसी सीमा पार से कैसे भारत पहुंची। घटना के बाद अरनिया सेक्टर में सुरक्षा और चौकसी और कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर से एक पाकिस्तानी करेंसी जो है वो मिली है। बताया ये जा रहा है कि ये करेंसी जो है वो पाकिस्तान की है और पाकिस्तान की करेंसी का 10 का नोट है। और ये भी खबर सामने आ रही है कि एक बैलून के साथ बांधी हुई ये करेंसी जो है वो अरनिया सेक्टर में जो है वो मिली है। बताया ये जा रहा है कि फिलहाल बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और अरनिया पुलिस स्टेशन की टीम जो है वो वहां पर मौके पर पहुंची और उस बैलून को और इस करेंसी को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया गया है। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर इस वक्त हाई अलर्ट पर है। कई जगह पर जम्मू कश्मीर के ऐसे इलाके हैं यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कई ऐसे इलाके हैं यहां पर संदिग्ध देखने के बाद भी कई जगह पर सर्च ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों ने जारी किया हुआ है। और सुरक्षा बलों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी कई जगहों पर नाकाबंदी कर रही है और जम्मू कश्मीर के में जो शांति बनी हुई है उसे जो है वो कायम रहे, क्योंकि आतंकी संगठन जो है और इन आतंकियों के आका जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं वो वहां से पूरा मास्टरमाइंड बनाते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो शांति बनी है उसको किस तरीके से भंग किया जाए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो लगातार इन आतंकियों के मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाता। अरनिया बॉर्डर से जो है जो खबर आप तक साझा की है कि यहां पर एक पाकिस्तानी करेंसी 10 का नोट जो है वो मिला है और उसके ऊपर साफ तौर पर यह लिखा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और फिलहाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम ने उस करेंसी को और उस बैलून को अपने कब्जे में ले लिया है और एजेंसीज ने इस पूरे मामले को लेकर जो है वो पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। कुणाल संगोत्रा के साथ शुभम भोगल। वहीं नोएडा के सेक्टर 50 में धानुक समाज की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष KR वर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। इस बैठक का उद्देश्य देश भर के धानुक समाज के लोगों को एक मंच पर लाना बताया गया। बैठक के दौरान समाज की राजनीति में हिस्सेदारी को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष KR वर्मा ने कहा कि धानुक समाज को आज तक उसका जायज़ हक नहीं मिला। उन्होंने मांग की कि देश की राजनीति में समाज को बराबर की भागीदारी दी जाए। वर्मा ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धानुक समाज के लोगों को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि दिल्ली में जल्द ही धानुक समाज का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें देश भर से हजारों लोग शामिल होंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय सचिव सहित संस्था के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज जो मीटिंग हुई है
उसका मेन उद्देश्य ये है कि समाज के सभी वर्ग जो बने हुए हैं उनको एकजुट करना है, सब में समाज के लोगों में आपसी इंटरेक्शन हो, यही हमारा मेन उद्देश्य है। सबको इकट्ठा करना ही एक उद्देश्य रहा है, उसी के बारे में आज चर्चा हुई है और संस्था का जो गठन जो 3 दिसंबर 2025 को हुआ है उसमें उसका मेन उद्देश्य यही है। थैंक यू। जो संगठन है उनके प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं और जल्दी से प्रदेश की जो हमारी कमेटियां हैं वो गठित हो जाएंगी। अगले 2026 तक हम संपूर्ण भारत के अपने समाज के सभी बंधुओं को एकत्र करके एक बहुत बड़ी ताकत बनाने जा रहे हैं, जिससे इनके समाज में हम लोगों को जो हमारे हक नहीं मिल रहे हैं उनको हम दिलाएंगे। ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। क्या कोई राजनीतिक हिस्सेदारी मांग रहे हैं आप? डेफिनेटली हम लोग राजनीतिक हिस्सेदारी मांग रहे हैं। अभी हमारे समाज के लोग, बहुत सारे लोग एक दूसरे के सामने जाके गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे टिकट चाहिए, टिकट चाहिए, लेकिन लोग पार्टियां हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं देती हैं। इस समाज को जब हम बहुत ताकत के साथ खड़ा कर देंगे तो मैं ऐसा समझता हूं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, इसमें हमारे हर जिलों में 20,000 से लेके 30, 40 हजार तक हमारे समाज के वोट हैं और ये समाज के वोट 20,000, 25,000 वोटों से हार जीत होती है। हम निर्णायक भूमिका निभाएंगे, बैलेंसिंग पावर अपने समाज को बनाएंगे, जिससे कि हम समाज की हिस्सेदारी समाज को दिला सकें और ताकत के साथ वोट, किसी से हम भीख नहीं मांगेंगे, हम अपने समाज को हक दिलाकर रहेंगे। क्या कोई दिल्ली में कोई बड़ी आपकी महासभा होने वाली है? मेरी दिल्ली में मैं बहुत बड़ा एक कार्यक्रम करने वाला हूं। हमारे समाज के जो हमारी राष्ट्रीय जो समिति है, इसके जो संरक्षक हैं दादा नारायण सिंह केसरी जी, वो 100 साल पूरे कर चुके हैं। 101 सालवा उनका जन्मदिन मनाना है और उसको इसी आगाज के साथ हम मनाएंगे, इसी मसाल के साथ मनाएंगे कि संपूर्ण देश के सारे समाज के लोग इकट्ठे होंगे और एक छत्र में उनको लाके उनके संरक्षण में हम पूरे समाज को इकट्ठा करेंगे और बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हम 2026 में उसे हम संपन्न करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।